हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे, अच्छे होंगे, जानदार होंगे। तो पिछले वीडियो में अपन ने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसमें अपन इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था। अपन ने इंट्रोडक्शन पूरा पूरा देखा था कि किस तरीके से अपन ने शुरुआत की थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, और क्या क्या चैलेंजेस, किस किस तरीके के चैलेंजेस अपने सामने थे। आज अपन इस वीडियो में जो मेन 3 चैलेंजेस थे अपनी नेशन बिल्डिंग में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में जो मुख्य 3 चुनौतियां अपने सामने थी, उनके बारे में अपन ने चर्चा करेंगे। वैसे तो इनके बारे में अपन ने ब्रीफली चर्चा कर ली है, पहले ही ब्रीफली डिस्कशन अपना हो चुका है, लेकिन अभी इस पर और थोड़ा सा गहरा अध्ययन अपन करेंगे, ताकि आप आंसर राइटिंग के लिए तैयार हो पाएं, आंसर आप ठीक ढंग से लिख पाएं और अच्छे ढंग से अपने आप को तैयार कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। और पिछले वीडियो के बारे में भी एक बार आप मेरे को बताना, और आज के वीडियो के बारे में भी कमेंट में जरूर मेरे को बताना कि कैसा आपको क्या लगा। चलो शुरू करें। देखो भैया, जैसे ही अपन इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होने के बाद अपने सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां, मेनली 3 चैलेंजेस अपने सामने आते हैं। और आपको भी पता है कि जैसे ही इंडिया, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 14 अगस्त को, उन्होंने 14 अगस्त 1947 को कोलकाता में भाषण देते हुए, स्पीच देते हुए कहा था कि आज कल जो है अपन आजाद हो जाएंगे, अपना इंडिया जो है, अपना भारत जो है आजाद हो जाएगा। ये अपने लिए खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात भी अपने लिए कल ही रहेगी, क्योंकि अपना भारत 2 देशों में विभाजित हो जाएगा, 2 भागों में बंट जाएगा, अपना पार्टीशन हो जाएगा। ये अपने लिए सबसे दुख की बात है, शोक की बात है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे सामने मेन यही प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से पार्टीशन को देखा जाएगा। लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको सुरक्षित कैसे पहुंचाया जाए। अपने इंडिपेंडेंट होने के बाद अपना जो देश है उसको एक डेमोक्रेसी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और किस तरीके से यहाँ पर अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, अपने देश को आगे बढ़ाया जाए, है ना। कैसे पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर किया जाए सरकारों के द्वारा, और सरकारों ने बहुत अच्छे से काम किया। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चुनौती जो थी, सबसे पहला अपने पास जो चैलेंज था वो क्या था, वो था कि नेशनल यूनिटी अपन को बनाए रखनी है। देखो भैया, आपको भी पता है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इंडिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही ज्यादा विविधतापूर्ण कंट्री है। आपको पता ही है कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, बहुत सारे जो रिलीजन है वो प्रैक्टिस किए जाते हैं इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं, अलग अलग रेस के लोग रहते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब अपने आप को अलग पहचान देना चाहेंगे कि भाई साहब हम तो तमिल हैं, हम तो पंजाबी हैं, हम तो बंगाली हैं। ठीक है। अब इन सबको एक साथ एकजुट करके रखना होगा। इनको बताना होगा कि आप बंगाली अपनी जगह हो, आप पंजाबी अपनी जगह हो, आप तमिल अपनी जगह हो, लेकिन सबसे पहले आप एक भारतीय हो, आप एक हिंदुस्तानी हो, आप एक इंडियन हो। ये चीज इनको समझानी पड़ेगी। और यही चीज जो है, यही हम समझाएंगे, और इसी से अपना देश जो है, अपनी जो कंट्री है भारत, वो एक यूनाइट बन पाएगा, एक पूरा पूरा एकतापूर्ण माहौल अपने देश के अंदर बन पाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि सबको ये समझाना कि आप केवल राजस्थानी नहीं हो, आप केवल पंजाबी नहीं हो, आप केवल बंगाली भी नहीं हो, आप मराठी नहीं हो, आप एक भारतीय हो। ये समझाना सबसे ज्यादा जरूरी था, और यही सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन अपने इंडिया के अंदर है। इतने ज्यादा प्रकार के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग अपने यहाँ रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग अपने यहाँ रहते हैं। तो उन सबको समझाना कि आप भारतीय सबसे पहले हो, आपका भारतीयता का धर्म सबसे पहले है, आप इंडियन सबसे पहले हो, यह समझाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यही चैलेंज हमारे सामने था कि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा देश है, जहां पर अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संस्कृति के लोग, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर्स के लोग रहते थे। ठीक है। और पूरी दुनिया में ये डर था कि भाई साहब अब देखते हैं खेल, खेला होवे,
है ना? यही सब देखना चाह रहे थे कि इंडिया जो है इतना बड़ा देश है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधता है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब देखेंगे यहाँ का खेल कि कैसे ये लोग जो हैं, ये अपने आप को एकजुट रख पाते हैं, ये कैसे अपने आप को यूनिटी के बंधन में बाँध पाते हैं, एक साथ कैसे रख पाते हैं, है ना? आज़ाद तो हो जाएँगे ये 1947 में, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो ये हो जाएँगे, इंडिपेंडेंट तो ये हो जाएँगे, लेकिन अपने आप को एकजुट कैसे रख पाएँगे? एक साथ कैसे रख पाएँगे? ये सभी खेल देखना चाह रहे थे और सबको ये डर था कि ये टूट जाएगा देश, ये नहीं बचेगा भाई साहब। एकदम से बहुत सारे देशों में टूटेगा और इसका एग्ज़ाम्पल भी लोगों को देखने को मिल गया, है ना? इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। और ये किस आधार पर हुआ था? कौन-सा बेस था इसके लिए? इसके लिए बेस था रिलिजन, धर्म। और यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि इंडिया के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएँ हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारी कल्चर्स हैं। ठीक है? तो सभी को ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है इन सभी बेस पर, इन सभी आधारों पर, इन सभी ग्राउंड्स पर अलग-अलग बहुत सारे देशों में टूट जाएगा। ठीक है? अब जो ये डर था ये बढ़ गया 1947 में जैसे ही भारत 2 देशों में बढ़ता है, भारत और पाकिस्तान में। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि अपन को अपने देश को और भागों में टूटने से बचाना है ना? 2 भागों में तो टूट गया है लेकिन और ज़्यादा भागों में ना टूटे। ये अपनी सबसे पहली ज़िम्मेदारी बढ़ती है। ठीक है? उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चंस उठते हैं लोगों के दिमाग में, प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं कि क्या भारत एकजुट देश के रूप में बना रह सकता है? Could India survive as one united country? जो भारत है, क्या वो एक साथ इतनी डाइवर्सिटी को संभाले हुए रह सकता है क्या एक साथ? ये सभी के दिमाग में था। दूसरा प्रश्न ये आ रहा था, क्या राष्ट्रीय एकता का मतलब स्थानीय संस्कृतियों और क्षेत्रीय पहचानों को कुचलना होता है? ये समझो, यहाँ पर समझो। वुड नेशनल यूनिटी मीन क्रशिंग लोकल कल्चर्स एंड रीजनल आइडेंटिटीज? लोग ये समझा रहे थे, लोग ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप लोग सभी को ये समझाओगे कि हम एक कंट्री हैं, आप अगर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना लेकर के आओगे, नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर के आओगे, राष्ट्रीयता की भावना अगर आप लोगों के दिलो दिमाग में लेकर के आओगे, तो अगर आप अपने राष्ट्र को ऊपर रखोगे, इसका अर्थ क्या ये नहीं हो जाएगा कि आप राष्ट्र को बढ़ाने के लिए जो लोकल कल्चर्स हैं, जो लोकल रीजनल आइडेंटिटीज हैं लोगों की, बंगाली, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, इनको आप कुचल दोगे, इनको आप खत्म कर दोगे, इनको आप क्रश कर दोगे? ये सबसे बड़ा सवाल था। क्या ऐसा होता है क्या भाई साहब? मेरे को ये बताओ, क्या इंडिया में सभी लोग इंडियंस हैं? जो रहते हैं, वो अपने आप को इंडियंस मानते हैं? वो राजस्थान में रहने वाले अपने आप को राजस्थानी भी मानते हैं, बंगाल में रहने वाले अपने आप को बंगाली भी मानते हैं, ठीक है? तमिल अपने आप को तमिल मानते हैं। लेकिन जब भारत की बात आती है, जब नेशन की बात आती है, जब कंट्री की बात आती है, तो सभी लोग एक साथ एकजुट खड़े होकर के अपने आप को भारतीय बताते हैं कि नहीं बताते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल था, यही सबसे बड़ा जो था, सब लोगों के बीच में डर था। इंडिया ने उसको डर को समाप्त भी किया, है ना? एक साथ एकजुट होकर के रहने लगे और अपनी मेन आइडेंटिटी इंडियन रखा और दूसरी जो आइडेंटिटी थी, वो अपनी लोकल आइडेंटिटी रखी उन्होंने, रीजनल आइडेंटिटी रखी, लोकल कल्चर को बना करके भी रखा। हम हर एक चीज को अकोमोडेटिव ढंग से लेकर के चले, ठीक है? समावेशिता को अपन ने दिखाया। अपना टारगेट ही यही था, अपना लक्ष्य ही यही था, टू क्रिएट ए नेशन दैट वाज यूनाइटेड बट आल्सो अकोमोडेटिव, रिस्पेक्टफुल ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। हमारा टारगेट ये था कि हम एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे, हम एक ऐसी नेशन, ऐसी कंट्री को बनाएंगे जहां पर सब यूनाइट रहेंगे, एक साथ मिलकर के रहेंगे, हम भारतीय रहेंगे, इंडियन रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी लोकल आइडेंटिटीज हैं, हर एक लोकल आइडेंटिटी को हम एक साथ समावेशित करके अकोमोडेटिव ढंग से एक साथ लेकर के चलेंगे, सबको रिस्पेक्ट देंगे, हर एक आइडेंटिटी को, हर एक कल्चर को, हर एक रिलीजन को, हर एक लैंग्वेज को हम उसकी इज्जत जो है, उसका जो सम्मान है उसको देंगे और उसके साथ-साथ सबको एक साथ जोड़ करके भारत देश को एक देश बना करके, एक राष्ट्र बना करके एकता के साथ चलेंगे।
इसलिए आपने सुना भी होगा, बचपन में निबंध भी लिखा होगा हिंदी में, है ना? भारत विविधता में एकता, है ना? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। भाई साहब 22 लैंग्वेज तो 8th शेड्यूल में है, 8वीं अनुसूची में है भारत की, ठीक है? उनके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब राजस्थानी तो जो अपन मारवाड़ी बोलते हैं वो तो वहां है ही नहीं 8th शेड्यूल में, लेकिन लैंग्वेज तो है। ऐसी ही बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, तो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है। लगभग 7 से 8 धर्म जो हैं वो प्रैक्टिस किए जाते हैं इंडिया में, तो रिलीजन की डाइवर्सिटी भी है, और अलग अलग कल्चर्स हैं। ट्राइबल्स ट्राइब्स का कल्चर अलग है, राजस्थानियों का कल्चर अलग है, पंजाबियों का कल्चर अलग है। भाई पंजाबी जो लोग हैं वो पग बांधते हैं, है ना, पगड़ी। सभी तो नहीं बांधते, उनकी कल्चर है वो। साउथ में जाएंगे वो लोग लुंगी पहनते हैं, कल्चर है उनकी। राजस्थान में आते ही धोती कुर्ता हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो ये सब अलग अलग कल्चर्स हैं सबकी, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हमारा गोल ये था, हमारा टारगेट ये था कि हर एक कल्चर को, हर एक रिलीजन को, हर एक लैंग्वेज को उसकी रिस्पेक्ट मिले, और उसके साथ साथ हम सब एक साथ मिल करके रहें, एक साथ चलें। और हमने इस टारगेट को अचीव करने में बहुत हद तक सफलता हासिल की है, हम सक्सेस रहे हैं। फिर दूसरा चैलेंज आता है कि किस तरीके से हम इंडिया के अंदर लोकतंत्र लेकर के आए, डेमोक्रेसी लेकर के आए। ये तो पहले भी बताया था मैंने आपको, है ना, कि डेमोक्रेसी लानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें रखी, एक तो फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा रखा राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। समझने की बात है ये दो चीजें क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अपन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए रखे ताकि सभी लोग बराबर रहें। ऐसा नहीं हो कि कोई अमीर आदमी है वो ज्यादा कुछ कर सके, उसको ज्यादा राइट्स मिले, वो जो गरीब आदमी है उसको दबा सके, उसका शोषण कर सके, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। और राइट टू वोट इसलिए दिया ताकि सभी को यह अधिकार हो कि भाई साहब मैं, मेरे ऊपर जो शासन करेगा, मेरे ऊपर जो रूल करेगा, उसको चुनने का अधिकार मेरे को होना चाहिए। मैं चुनूंगा उसको। ऐसे नहीं कि हर कोई चुन ले मेरे ऊपर राज कर रहा है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चुनूंगा उसको जाकर के, मैं वोट करूंगा तभी वो चुना जाएगा। ये अधिकार सभी के पास होना चाहिए, है ना? हालांकि देखो, केसी वियर जैसे कुछ जो विद्वान हैं वो तो इंडिया के लोकतंत्र के बारे में, इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं कि ये तो अमीरों का लोकतंत्र है ना, कुछ चुनिंदा लोगों का लोकतंत्र है। लेकिन वो कभी अपन चर्चा फिर करेंगे, संविधान सभा के बारे में उन्होंने कहा था ऐसा कुछ, वो चर्चाएं अपन कभी फिर करेंगे। अभी टॉपिक पर बने रहते हैं ना। तो होता क्या है कि इंडिया के पास ये एक चुनौती बनकर के आया, चैलेंज बनकर के आया कि हमको अपने देश को एक डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना है। इसलिए इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स दिए, और दूसरा दिया क्या, राइट टू वोट। और भारत ने क्या चुना, इंडिया ने क्या चुना भैया? इंडिया ने प्रेसिडेंशियल रूल नहीं चुना, इंडिया ने चुना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी चुनी? रिप्रेजेंट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चुनी है। देखो डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट में हर एक व्यक्ति जो है सरकार में शामिल होगा, देश का हर एक व्यक्ति सरकार में शामिल होगा। क्या इंडिया जो इतनी डाइवर्स कंट्री है वहां संभव है क्या कि इतना बड़ा देश जो है, हालांकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी वर्तमान में कहीं पर भी नहीं है ना? पुराने जमाने में जरूर एक दो जगह देखने को मिलती है अपन को, लेकिन अभी वर्तमान में कहीं पर भी नहीं है जहां पर देश का हर एक नागरिक किसी भी फैसले के लिए तैयार हो जाए। हर एक फैसले में देश का हर एक नागरिक जो है अपनी भूमिका निभाए, वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो तो संभव थी नहीं, तो अपन ने क्या किया, अपन ने अपनाया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और वो हमारे बिहाफ पर इस देश को चलाएगा।
हमारे यहाँ पर वो निर्णय लेगा, फैसले करेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। ये होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, देखो द रियल टास्क क्या था? ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट ए बुक। द रियल चैलेंज वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। देखो भैया, ये बोल दिया अपन ने कि हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हमने बना भी दिया, लेकिन क्या इससे हम डेमोक्रेटिक हो गए क्या? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से, किताब लिखने से हम लोकतांत्रिक नहीं हो जाते हैं, हम डेमोक्रेटिक नहीं हो जाते हैं। चैलेंज तो अब आता है कि जो डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिसेस हैं, डेमोक्रेसी के जो काम हैं, जो तौर तरीके हैं, उनको हम अपने देश में कैसे डेवलप करें, उनको हम कैसे अपने देश में लागू करें। क्योंकि उस टाइम तो अपन, जैसे ही देश आजाद होता है, तो उस टाइम तो एकदम से ही बहुत सारी जनता जो थी वो इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, है ना? तो उन सबको इन चीजों के बारे में समझाना शांतिपूर्वक ढंग से, ठीक है, और उनको बताना कि भाई साहब आपको वोट देना है, आपको हिस्सा लेना है वोट देने में, ये अधिकार है आपका। इससे ही आप डिसाइड करोगे कि हमारे ऊपर राज कौन करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ समझाना एक बड़ा चैलेंज था भाई साहब। और हमारे जो नेता लोग थे, उन्होंने इसको बखूबी ढंग से, बहुत ही मेहनत मशक्कत से इसको लागू किया। ठीक है, फिर बात आती है थर्ड चैलेंज की। थर्ड चैलेंज ये था कि हम लोग जो है डेवलपमेंट करें इंडिया के अंदर, और वेलबींग भी लेकर के आए, खुशहाली भी लेकर के आए। दोनों चीजों को अपन को करना है। डेवलपमेंट अगर हम करेंगे तो उसके लिए देखो भैया, जो अमीर लोग हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना? क्योंकि पैसा वो लगाएंगे, काम वो करेंगे, बिजनेस वो आगे बढ़ाएंगे। और खुशहाली को भी अपन को, सभी लोगों की खुशहाली रखनी है, वेलबींग रखना है, सभी को राजी रखना है, सभी खुश रहे एकदम से। ये सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, सबसे बड़ा चैलेंज था। ठीक है, तो इसके लिए देखो, इंडिया ऐसा नहीं करना चाह रहा था कि कुछ अमीर लोगों को हम ज्यादा, या फिर ताकतवर लोगों को हम ज्यादा सहूलियत दें, और गरीबों को या फिर कमजोर लोगों को हम कुछ समझे ही नहीं, समाज का हिस्सा ही नहीं समझे। ऐसा नहीं था। इंडिया की गवर्नमेंट जो थी वो ये चाह रही थी कि समाज में सभी इक्वल हो, राइट टू इक्वलिटी, हाँ, सभी बराबर हो, सभी की भलाई हो, पब्लिक वेलफेयर हो, हाँ, हर एक आदमी का वेलफेयर हो। ये अपन अपना मेन मुद्दा था, अपना मेन टारगेट था। और इसको अपन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखाया है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि जो सामाजिक रूप से, यानी कि सोशली जो बैकवर्ड हैं, और रिलीजियस जो माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए अपन ने अलग से फंडामेंटल राइट्स रखे हैं, अलग से अपन ने अलग अलग प्रावधान कर रखे हैं। देखोगे आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 14, 15, 16, ये सब क्या है? ये सभी लोगों को बराबर रखने के लिए आवश्यक है। और इसके साथ साथ देखो, आपको पता होगा कि जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं, कोर्ट में सीधे जा सकते हैं उनके लिए। लेकिन सरकार ने, या फिर यूं कहूं संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्ट 4 जो था, अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में है, और पार्ट 4 था जो था, उसके अंदर रख दिया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपीज। ये किस लिए रखे? इनमें देखो, मैं एक थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि फंडामेंटल राइट्स के लिए अपन ये कह सकते हैं कि ये सरकार को ऐसा करना पड़ेगा, जबकि डीपीएसपीज के लिए सरकार को ऐसा करना चाहिए। चाहिए वाली भावना है, उस वो जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है डीपीएसपीज, है ना? सीधे अपन कोर्ट में नहीं जा सकते कि आर्टिकल जो है, मान लो कि 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी है ना? कोई भी डीपीएसपी उठा करके आप ये कह दो कि भाई साहब राइट टू वर्क है मेरे पास, तो हाँ, और सरकार मेरे को काम नहीं दे रही है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसके लिए, हाँ। लेकिन सरकार उसके लिए काम करती है।
सरकार को ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपन डीपीएसपी को जो है मूल रूप में लेकर के आ सकें। जैसे कि राइट टू वर्क के लिए कांग्रेस सरकार ने राइट टू वर्क को ध्यान में रखते हुए चलाया था, मनरेगा स्कीम लेकर गई थी, जिसमें 100 दिन की जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपको कंफर्म मिलेगी। होता है ना साहब, जिसका अभी नाम चेंज करके जो एनडीए सरकार है उसने रखा है जयराम जी, है ना, जी राम जी, जयराम जी नहीं, जी राम जी। और जी राम जी जो है उसमें 125 दिन कर दिया बढ़ा करके 100 दिन को। तो ये जो चीजें हैं डीपीएसपी जो हैं, इनको इसलिए लाया गया ताकि इनका प्रयोग करते हुए सभी को पब्लिक वेलफेयर से जोड़ा जाए, सभी को बराबर रखा जाए। ठीक है, इसलिए ये जरूरी था। आगे बात आपको समझ में। इसके बाद अपन समझते हैं कि किस तरीके से असली काम अपन को करना था। असली काम क्या था अपना? असली काम तो यही था कि भाई साहब इंडिया के अंदर जो लोग थे वो गरीब ज्यादा थे, गरीबी ज्यादा थी इंडिया के अंदर, और गरीबी को अपन को खत्म करना ही अपना मूल काम था, है ना। और केवल गरीबी को खत्म करना ही नहीं, अपनी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना था, है ना। अपनी जो इकोनॉमी थी उसको भी डेवलप करना था। इसके लिए अपन को बहुत ही इम्पैक्टफुल पॉलिसीज लेकर के आनी थी, इम्पैक्टफुल इफेक्टिव पॉलिसीज अपन को बनानी थी, और वो चीजें अपन ने की, अपन ने उस पर काम किया। ठीक है, डाइवर्सिटी। अब कुछ देखो, अभी अभी अपन ने जो सब कुछ पढ़ा, 3 चैलेंजेस पढ़े, उनमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। डाइवर्सिटी का आपको पता ही है कि बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग ट्रेडिशंस इंडिया के अंदर हैं, बहुत सारे अलग अलग। डाइवर्सिफाइड है इंडिया, वही है विविधता, वही है डाइवर्सिटी। अकोमोडेटिव, समावेशी। समावेशी का अर्थ है इन सभी डाइवर्सिफाइड चीजों को एक साथ एक जगह संभाल कर रखा जाए, है ना। अलग अलग विचारों, संस्कृतियों या समूहों को बदलने की कोशिश किए बिना उन्हें अपने साथ शामिल करने या उनके लिए जगह बनाने को तैयार रहना ही अकोमोडेटिव की फीलिंग है। अकोमोडेटिव का कंसेप्ट कि इन सभी डाइवर्सिफाइड चीजों को एक साथ अपन रखेंगे, एक साथ जोड़ करके रखेंगे, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें लोग जो हैं वो वोट दे करके अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों को चुनते हैं कि हमको ये रिप्रेजेंट करेंगे सरकार के अंदर। डेफिनेशन भी देख लो, ए सिस्टम वेयर पीपल वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक एमपीज एंड एमएलएस हु देन मेक लॉज एंड डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। हमारे बिहाफ पर, हमारी ओर से वो कानून बनाते हैं, हमारी ओर से वो डिसीजंस लेते हैं। ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स का आपको पता ही है कि हमको गारंटी दी जाती है उन चीजों की, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू एजुकेशन है। नागरिकों को, सिटीजन्स को गारंटी जिन राइट्स के द्वारा दी जाती है वो है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। डीपीएसपी के बारे में मैंने आपको बताया था, संविधान में दिए गए दिशा निर्देश जो सरकार को बताते हैं कि उसे किस तरह के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम है करना चाहिए। ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, सब नेशनल आइडेंटिटीज, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नेशनल आइडेंटिटी अपनी अलग होगी, कि हम सब इंडियंस हैं, लेकिन सब नेशनल आइडेंटिटी भी अपनी होती है। राजस्थानी हूं, बंगाली हूं, पंजाबी हूं, बिहारी हूं, तमिल हूं, ये सब अपनी क्या है? राष्ट्रीय पहचान है, सब नेशनल आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, फिर क्या है? गरीबी उन्मूलन, ये अपनी जो डीपीएसपीज हैं उनका महत्वपूर्ण मुद्दा है। शुरुआत से ही सरकारों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। बल्कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, एकमात्र जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर थे, विमेन प्राइम मिनिस्टर जो थी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने तो नारा भी दिया था, गरीबी हटाओ। क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हर सरकार का
कि हम गरीबी को खत्म करेंगे। वर्तमान सरकार का भी यही मुद्दा है कि सभी लोगों को बराबर रखेंगे, सभी लोगों का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या सोशल सपोर्ट जो है वो बराबर होगा। हम गरीबी को समाप्त ही कर देंगे, खत्म ही कर देंगे। लेकिन देखो, इसको अपन समझें अगर, तो गरीबी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, है ना। ये कंसेप्ट ही ऐसा है, क्योंकि आप सभी लोगों को बराबर तो ला नहीं सकते, है ना, वर्तमान युग के अंदर। तो गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। अगर अभी आपने जो पावर्टी लाइन डिसाइड कर रखी है उससे सभी को ऊपर लेकर के आ जाओगे, सभी अगर उससे ऊपर चले जाएंगे तो उसके बावजूद भी कुछ ग्रुप्स जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो और ज्यादा ऊपर होंगे, और जो ऊपर वाले ग्रुप्स होंगे उनसे नीचे वाले ग्रुप्स तो गरीबी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक अच्छा जीवन देने के लिए, एक शानदार लाइफ जीने के लिए सरकार को हर व्यक्ति के लिए काम है करना होता है। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। तीन चैलेंजेस जो थे मेन, वो अपन ने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे, है ना। और आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में एक सवाल बताओगे। मैंने आपको बताया पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। पार्ट 4 में डीपीएसपीज हैं, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। तो आप लोग मेरे को ये बताओगे कि जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से पार्ट में और कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं, ये आप मेरे को बताओगे। हाँ, और ये भी बताओगे कि क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज थी क्या, एफटी थी क्या, एफडी। ये सब चीजें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, है ना। और ये भी बताओगे कि कैसा आपको वीडियो लगा, और क्या कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है, क्या इन वीडियोज का आपको कोई फायदा हो रहा है। ये सब चीजें आप मेरे को बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले जैसे ही अपलोड करूं तुरंत आपके पास आ जाए कि हाँ जी, सुमित जी वाली क्लास आ गई है, देख लेते हैं अभी, है ना। और इसके अलावा अपने जो साथी हैं आपके, उनके साथ भी आप शेयर करो, ताकि वो भी इस ज्ञान महोत्सव का फायदा उठा सकें। ठीक है जी, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।